स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स एंड मेटलर्जी। आपने इसे छोटे कक्षाओं में पढ़ा होगा, धातु और अधातु के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो इस चैप्टर में हम पर्टिकुलर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? धातु के बारे में पढ़ने वाले हैं और धातु कर्म, है ना। धातु कर्म मतलब क्या होता है कि धातु का जो भी गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे क्या करेंगे कि वो कैसे उत्पन्न होता है और कैसे उससे शुद्ध किया जाता है। जैसे आपको पता है कि जो बहुत सारे क्या होते हैं जो धातु हैं, है ना, वो क्या होते हैं प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। तो उसे क्या किया जाता है, प्योर फॉर्म में लाने के लिए बहुत सारे क्या किए जाते हैं, क्रियाएं की जाती हैं। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर हम धातुओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आपको पता है कि क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पर जो पदार्थ है वो शुद्ध और क्या बोलते हैं आपको मिश्रण में मिलते हैं। अगर हम मिश्रण की भी बात करें तो वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो तत्व और यौगिक। ठीक है, तो ये जो तत्व होते हैं वो 100 से ज़्यादा मिलके क्या करते हैं, कुछ भी सामान आपके आचारों और है उसे हम बनाते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका तत्व, और वही तत्व को हम क्या कहते हैं, धातु भी कहते हैं, और उसी ही तत्व को हम क्या कहते हैं, अधातु भी कहते हैं। तो अब हम ये पूछा जा रहा है कि धातुओं के भौतिक गुण धर्म कौन कौन से हैं। इसे आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि धातु और अधातु को किस प्रकार से आप अलग कर सकते हैं। तो धातु के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि धातु को जब आप मारोगे तो वो क्या होता है, आवाज़ करता है। जब उसे पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, पतली क्या कर सकते हैं, पट्टी बना सकते हैं। उसे पीट पीट कर आप क्या कर सकते हैं, उसका तार बना सकते हैं, है ना। ये सारे क्या हैं आपके धातु के गुण हैं। वो क्या रहता है, चमकदार रहता है, वो उष्मा और क्या बोलते हैं आपका विद्युत का क्या रहता है, सुचालक होता है। ये सारे गुण किसके होते हैं, आपके धातु के होते हैं, है ना। ये हमने क्या किया था, छोटे कक्षाओं में पढ़ा था। तो आई होप कि आपको उसके गुण धर्म समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक क्रियाकलाप करने के लिए बोला गया है, जिससे हम थोड़ा और अच्छे से समझ जाए। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके आसपास में धातु है, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारी चीज़ को क्या आपको एकत्रित करना है और उसका अवलोकन करना है, उसे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है क्या सभी धातुएं चमकदार हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है जो जो धातु आपने एकत्रित किए हैं तो क्या वो सारे चमकदार हैं। तो आप देखेंगे हाँ चमकदार रहते हैं, तो कोई कुछ ज़्यादा चमकदार रहता है, कोई कुछ कम चमकदार रहता है। क्या सभी धातुओं को हथौड़े से पीटकर चादर या पन्नी बनाई जा सकती है। तो ये धातुओं का गुण होता है कि क्या करते हैं, उसे पीट पीट के आप क्या कर सकते हैं, उसकी पतली चादर बना सकते हैं। लेकिन क्या वो सभी संभव है, कुछ ऐसे धातु होते हैं जो आपका क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका भौतिक देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं ना, कि वो उस भौतिक रूप में कैसे दिखाई देते हैं। हमने देखा कि धातुओं के इन दो गुणों से में समानता होते हुए भी भिन्नता है ना। तो दोनों आप देखेंगे कि हम अगर धातु ले भी रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, समानताएं हैं। जैसे चमकदार तो रहेंगे लेकिन कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है। ठीक है, कोई आप बहुत अच्छे से पतला पत्ती बना सकते हो, कुछ उतना पत्ती तो बनेगा लेकिन उतना बारीकी या फिर उतना पतला नहीं बनेगा। तो उसमें समानताएं होते हुए भी आपको भिन्नता दिखाई देगी। ठीक है, आइए धातुओं के अन्य गुणों के अध्ययन के लिए कुछ प्रश्नों पर विचार करें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, और हमको धातु के बारे में जानना है तो कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं जिसे हम विचार करेंगे तो शायद हमें और अच्छे से धातु के बारे में समझ में आने लगेगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है अलग अलग विद्युत उपकरणों में तार किन किन धातुओं के बनते हैं। तो आप जैसे कि क्या कर रहे हैं, हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपका क्या है चार्जर है, या फिर आपका बल्ब है, ये जो वायर्स है ना, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, उसमें वायर्स यूज़ होते हैं। तो क्या वो सारे जो विद्युत उपकरण हैं उनके तार एक ही किन किन धातुओं से बनते हैं। तो मोस्टली आप कौन सा देखेंगे, एल्युमिनियम एंड कॉपर, है ना। ये सारे धातु से क्या करते हैं, आपके मोस्टली तार बनते हैं। फिर दूसरा पूछा गया घरों में वायरिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो मोस्टली इसमें भी क्या रहेगा, आपका एल्युमिनियम और कॉपर का ही क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फिर हाई टेंशन तार किस धातु के बनते हैं। हाई टेंशन जो रहेगा वो भी क्या रहता है, मोस्टली आपका कॉपर का बना रहता है। ठीक, फिर भोजन पकाने के बर्तन बनाने के लिए कौन कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या रहता है, आपका वो धातु यूज़ किया जाता है जो जल्दी से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है।
गर्म हो जाएगा जल्दी से, तो जल्दी क्या हो जाएगा, खाना बन जाएगा। तो वही धातु क्या होते हैं, इसमें यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा आपका जो वायरिंग है उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। हाई टेंशन के लिए कौन सी यूज़ हो रहा है, आपका खाना बनाने के बर्तन के लिए कौन सा धातु यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्या तो आप देख सकते हैं ये सारे धातु है, लेकिन अलग अलग टाइम में अलग अलग धातुओं का यूज़ हो रहा है ना। जैसे कि आप चांदी को कर सकते हैं। चांदी क्या है, आपका सबसे अच्छा सुचालक है, बहुत अच्छे से पतले उसमें चद्दर बन सकती है, उसका वायर बन सकता है, लेकिन उसको वायरिंग के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। वो विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक भी है, पर फिर भी आप उसको वायरिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते घरों में, ना ही एप्लीयंस में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इतने महंगा का क्या कर सकते हैं, आप तार नहीं बना सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हम जानते हैं कि धातुएं आघातवर्ध्य, तन्य, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, है ना। हमने भौतिक में तो देख ही लिया था कि वो आघातवर्ध्य है ना। आप उसको क्या करते हैं, पीट पीट के क्या कर सकते हैं, पतला चादर बना सकते हैं। तन्य है ना, उसका क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, उनमें अपने अंदर जाने दिया जा सकता है, तथा ये धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है ना। मतलब कि आप कोई सा भी अगर धातु को पीटोगे तो वो क्या करेगा, आवाज़ निकालता है। साथ ही इनके गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये धातु हैं तो इसका जो गलनांक है, यानी कि जिसको पिघलाना है तो भी उसे आपको बहुत ज़्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट है तो भी उसको क्या बोलते हैं, वाष्प बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऊष्मा देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इसका गलनांक और कथनांक दोनों ही क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है, मोस्टली धातु के। किंतु इनमें से कुछ गुण अधातुओं में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो गुण है आपके आघातवर्ध्य, आपका तन्य, ऊष्मा, विद्युत के सुचालक, कुछ अधातु भी होते हैं जिसमें ये गुण देखने को मिल जाते हैं। जैसे है कार्बन का एक अपरूप हीरा, ठीक है, चमकदार तथा ऊष्मा का सुचालक है। अब अधातु क्या है, आपका कार्बन है, कार्बन से बना हुआ है हीरा। तो हीरा क्या है, एकदम चमकदार है, धातु की तरह चमक रहा है, प्लस वो क्या है, आपका विद्युत का सुचालक है, सॉरी ऊष्मा का सुचालक है ना। तो आप देख सकते हैं कि धातु और अधातु दोनों क्या हो जा रहे हैं, उनमें कुछ समानताएं देखने को मिल जा रही है, ठीक है। फिर जबकि दूसरा अपरूप ग्रेफाइट है ना, हम क्या कर रहे हैं, कार्बन ही क्या है आपका फिर से अधातु है, अधातु से क्या बना रहा है आपका ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट बना रहा है। तो उसका देखिए दूसरा रंग का तथा विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। आपके पेंसिल के लीड में ग्रेफाइट यूज होता है, आप देख सकते हैं वो किस प्रकार से चमकता है, प्लस वो भी क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। आयोडीन अधातु है, फिर भी इसके रवे चमकदार होते हैं, ठीक है। अगर हम आयोडीन की बात कर रहे हैं, वो भी आपका क्या है, अधातु है, और वो क्या बनाता है, रवे। रवे मतलब होता है क्रिस्टल। अगर उसके क्रिस्टल को आप देखेंगे तो वो भी क्या रहता है, चमकदार रहता है। इसलिए किसी एक गुण के आधार पर तत्व को धातु या अधातु की श्रेणी में रखना उचित नहीं है। तो जो चीज़ें आपको धातु के गुण में जो गुण धातु के में है वो कभी कभी अधातु के में भी दिखने को मिल जाता है। तो एक ही चीज़ को क्या करके आधार बना के उसके धातु और अधातु में हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केमिकल देखेंगे, ठीक है। हमने भौतिक गुण तो देख लिया उसका, अब हम क्या देखेंगे, उसको ट्राई करेंगे कि हम कैसे वर्गीकृत करें धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, है ना। इससे केमिकल रिएक्शन से जो रासायनिक क्रियाएं होती है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं। तो चलिए केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। तो धातुओं की क्रियाशीलता के विषय में और अधिक जानकारी हमें तब प्राप्त होती है जब हम उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप जान रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, उसमें अगर हम भौतिक गुण देखते हैं तो धातु और अधातु के बीच कुछ समानताएं भी देखने को मिल जाती हैं, विभिन्नताएं देखने को भी मिल जाती हैं, है ना। तो धातुओं की क्रियाशीलता है ना, कि धातु कितना क्रियाशील है, कितना रिएक्टिव है, और अधिक जानकारी हमें कब पता चलेगी, जब हम उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पता लगते हैं कि कब उसका डिस्कवर हुआ, क्या क्या हमने धीरे धीरे उसके जाना। जितना ज़्यादा हम उनके बारे में जानकारी जानते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए सरल होता जाता है उसके बारे में पढ़ाई करना। हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि कितने समय पूर्व से मनुष्य द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है ना, कि वो कब से मनुष्य उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं और क्या क्या उसके गुण हैं। जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ज़्यादा और हम उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, है ना।
और उनकी उपलब्धता कितनी है और हमें वो कितना मात्रा में मिल सकता है, कहाँ पर मिल सकता है। अगर हम ऐतिहासिक जान रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, तो ये सारी जानकारी हमें बाद में मदद करती हैं। धातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर के कारण इन्हें शुद्ध रूप में प्राप्त किए जाने वाले समय में अंतर दिखाई देता है। जो धातु के रासायनिक गुण होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, जल हो, है ना, ये सारी चीज़ से वो बेसिकली क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। तो ये जो रासायनिक गुणों में अंतर के कारण है ना, और क्या है, सभी धातुओं का क्या है, अलग अलग क्या रहता है, आपका अंतर के गुण है ना। रासायनिक गुणों में अंतर है, आपका जिंक अलग रिएक्ट करेगा, आपका एल्यूमिनियम क्या करेगा, अलग रिएक्ट करेगा। सब में क्या रहता है, अलग अलग क्या रहेंगे, उसमें अंतर रहते हैं, जिसके वजह से उन्हें शुद्ध रूप में प्राप्त किए जाने वाले समय में अंतर दिखाई देता है ना। तो सबका रिएक्शन की क्रिया अलग अलग है, दर अलग अलग है, जिससे उसे शुद्ध पदार्थ में पाना क्या हो जाता है, संभव नहीं हो पाता। जैसे कि यहाँ बस आप देख सकते हैं कि हमने छोटे क्लास में क्या किया था, विस्थापन पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डालते हैं तो जिंक क्या करता है, कॉपर को हटा के उसकी जगह ले लेता है और जिंक सल्फेट बना लेता है, कॉपर को साइड में कर देता है ना। तो ये विस्थापन की क्या होती है, क्रियाएं होती है। तो इसके बारे में चलिए थोड़ा सा और जानते हैं कि आखिर विस्थापन क्रिया कैसे काम करती हैं। तो उसे जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक क्रियाकलाप ठीक है, क्रियाकलाप करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें जो धातुएं प्राप्त है ना, जैसे सोना, तांबा, चांदी, ये सारे कब हमें मिले थे और कितने मात्रा में हमारे क्या है, आपको क्या बोलते हैं, धरती में मिल जाएंगे, जिससे हम उसके ऐतिहासिक के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर तत्व है, ठीक है, प्राप्ति समय है और भूपट्टी में उपलब्धता। तो यहाँ पर क्या है, आपका सोना का देखते हैं, सोना 6000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 0.00000031% इतना आपको मिलेगा। तांबा की बात करते हैं तो 4200 ईस्वी पूर्व है, ठीक है, 0.0068% है। चांदी की बात करते हैं तो 4000 है, ठीक है, और ईस्वी पूर्व और 0.00000079% आपको मिलेगा। लेड की बात करते हैं 3500 पुरानी बात है और ये क्या रहेगा, 0.000099%। टीन की बात करते हैं 3000 पुरानी बात है, 0.0022%, ठीक है। जिंक की बात करते हैं तो 2000 पुरानी है, 0.0078। आयरन की बात करते हैं 1500 6.3%, मरकरी 750 0.000067%, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपके ये तत्व के नाम है, मतलब धातु के नाम है, प्राप्ति समय है और वो उसका कितना % हमारे धरती में, भूपट्टी में हम क्या कर सकते हैं, उसे है उपलब्धता है, वो हम जानते हैं, ठीक है। और भी है इसमें, जैसे प्लैटिनम है 1735 0.000037%, कोबाल्ट 1739 0.03%, निकेल 1751 0.089%, टंगस्टन 1783 0.0011%, पोटेशियम 1807 1.5%, सोडियम 1807 2.3%, कैल्शियम 1808 5%, मैग्नीशियम 1808 2.9, एल्यूमिनियम 1825 8.1%। तो यहाँ पर ये क्यों दिया गया है, ताकि हम देख सकते हैं कि कौन कितना पुराना है और वो कब से हम उपयोग किए जा रहे हैं और क्या क्या उपयोग में कर रहे हैं, ठीक है, और कितना % हमें वो उपलब्ध है। ये सारी जानकारी हमें आवश्यकता होती है ताकि हम उसका और अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं है। तो चलिए क्या करेंगे, विस्थापन को जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप 2 करेंगे। तो क्रियाकलाप 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कितना परख नली ले लेंगे, 6 परख नली ले लेंगे, ठीक है, 6 परख नली ले लिए। अब उसमें हम क्या करेंगे, विलयन बनाएंगे, ठीक है, 100 मिलीलीटर का क्या करेंगे, विलयन बनाएंगे। क्या क्या का, कॉपर सल्फेट का, ठीक है, जिंक सल्फेट का, आयरन सल्फेट का और सोडियम क्लोराइड का हम क्या करेंगे, विलयन बना लेंगे। सभी को क्या करेंगे, जितने भी परख नली है उसको नाम दे देंगे। इसको हम अ ब स द इ फ इतना नाम दे दिए और सभी परख नली में क्या करेंगे, हम 2 परख नली में कॉपर सल्फेट डाल लेंगे, ठीक है, और क्या बोलते हैं स और द में क्या कर लेंगे,
जिंक सल्फेट डालेंगे, ई में भी हम क्या डालेंगे, आयरन सल्फेट, और फॉ में क्या कर लेंगे, सोडियम क्लोराइड को डाल देंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, हम डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, अ में क्या करेंगे, ऑलपिन डालेंगे। ठीक है, ऑलपिन मतलब क्या हो जाता है, आपका आयरन हो जाता है। हम क्या करेंगे, बा में दानेदार जिंक डालेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कॉपर का छीलन डाल रहे हैं। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, मैग्नीशियम डाल रहे हैं। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं। ठीक है, क्या डाल रहे हैं, जिंक। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, दानेदार जिंक डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये ऐसे डाल के कुछ समय के लिए छोड़ देना है। मोस्टली 5 मिनट बाद जाके आप क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। बट अगर आपको उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, तो आप 1 आधा घंटा है ना, 2 घंटा के बाद फिर से अवलोकन करने जाएंगे। ठीक है, जब आप अवलोकन करेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, जैसे क्या विलयन या धातु के रंग रूप में कोई परिवर्तन हुआ है। ठीक है, क्या इसमें कोई भी आपको परिवर्तन दिखाई देगा। तो अगर आप अच्छे से अवलोकन करेंगे तो हाँ, आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या कोई अवक्षेप बन रहा है। ठीक है, अवक्षेप तो नहीं, पर हाँ उसमें क्या रहेगा, जैसे ऑलपिन है उसमें आपको वाइट कलर का क्या करने को मिलेगा, देखने को मिल जाएगा। ठीक, फिर क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी धातु किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि कौन सा है आपका, ये जो अ है, ठीक है, ये जो ब है, ये जो आपका द है, और ये जो आपका ई है, ये क्या करेंगे, उसको विस्थापन करेंगे। ये जो टेस्ट ट्यूब है, आ ब द ई, ये क्या करेंगे, विस्थापन करेंगे। कैसे करेंगे हम उसको आगे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये क्यों विस्थापन करेगा। ठीक है, ये क्या है, आपका आयरन है। तो जब ये आयरन है तो वो क्या करेगा, उसको देखिए, ये क्या है, कॉपर है ना, तो कॉपर को वो क्या करेगा, ये आयरन उसको विस्थापन करेगा, उसका जगह लेके क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, कॉपर हो जाएगा बाहर। ठीक है, और कॉपर यहाँ पर क्या होगा, जमने लग जाएगा, और यही आपको क्या दिखाई देगा, आपको थोड़ा सा अवक्षेप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ बा में देखेंगे तो जिंक भी क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, और बेचारा जो कॉपर है वो फिर से बाहर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो जिंक सल्फेट है वो जिंक सल्फेट ही रहेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, कॉपर का कोई रोल यहाँ पर नहीं होगा। जब हम दा देखेंगे तो क्या करेगा, ये जो मैग्नीशियम है जिंक को क्या कर देगा, हटा देगा, और क्या बनाएगा, आपका मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जिंक बाहर। फिर अगर हम आयरन सल्फेट देखेंगे तो ये जो जिंक है उसको क्या कर देगा, हटा देगा, और क्या ले लेगा, उसका जगह ले लेगा और बनाएगा जिंक सल्फेट और आयरन। और ये जो आपका NaCl है वो NaCl ही रहेगा, कोई उसमें आपका चेंजेस नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि किसमें विस्थापन की क्रिया नहीं हो रही है, स और फ में आपका कोई भी क्या हो रहा है, विस्थापन की क्रिया नहीं हो रही है, जबकि आपका अ हो गया, ब हो गया, द हो गया और ई हो गया, इनमें क्या होगा, आपको विस्थापन देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि वह धातु जो किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर रही है अधिक सक्रिय धातु कहलाती है। ठीक है, जैसे क्या हो रहा है, जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को उसकी जगह से हटा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जिंक जो है वो ज़्यादा सक्रिय है, किससे, कॉपर से। ठीक है, क्या हो रहा है, जिंक ज़्यादा सक्रिय है कॉपर से, इसलिए वो क्या कर रही है, कॉपर को उसके जगह से हटा दे रही है और अपना जगह ले रही है। ठीक है, धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, घटते क्रम में रख रहे हैं, जैसे जिंक ज़्यादा है फिर कॉपर है, तो इसी प्रकार से और भी यहाँ पर धातु आते जाएंगे, उसे हम क्या करते जाएंगे, घटते हुए क्रम में रखते जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा, आपका सक्रियता श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा सक्रिय है, सबसे नीचे वाला क्या है, उसका कम सक्रिय है, और इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में एक्टिविटी सीरीज समझते हैं। चलिए, तो एक्टिविटी सीरीज क्या है उसे हम देख लेते हैं, फिर आपको ये क्रिया और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब देखिए, सक्रियता श्रेणी है, सबसे ऊपर में क्या है, आपका लिथियम है, सबसे लास्ट में क्या है, आपका प्लैटिनम है। तो मतलब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है, आपका लिथियम, सबसे कम कौन सा है, आपका प्लैटिनम। फिर ये बीच में देखिए आपका क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, ये सारे क्या है, आपके घटते हुए क्रम में है, कौन से, सक्रियता के।
तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने देखा था कि क्या हो रहा है, जिंक हमेशा क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो क्या है, देखिए ज़्यादा सक्रिय है इसलिए वो उसको हटा दे रहा था। और हमने क्या देखा था, आयरन भी है, आयरन भी आप देखेंगे तो क्या है, वो नीचे में है, इसलिए ये क्या कर रहा था, इसको भी हटा के जिंक अब उसका जगह ले रहा था। लेकिन सोडियम को वो नहीं हटा पाया। क्यों नहीं हटा पाया? आप देख सकते कि सोडियम क्या है, ज़्यादा है, इसलिए जिंक सोडियम को हटा नहीं पाया, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो अपने प्लेस पे बरकरार था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विस्थापन कैसे हुआ है। ठीक है, जो ज़्यादा सक्रिय रहता है वो कम सक्रिय वाले क्या रहते हैं, जो धातु है उसको हटा के अपना जगह ले लेता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आने वाली धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, हमने श्रेणी देखी, उसमें हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी आपका क्या होता है, धातु आती है, वो किससे क्रिया करेगा, अम्ल से क्रिया करेगा, और अम्ल से क्रिया करके क्या करता है, H2 गैस को मुक्त करता है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम सक्रियता श्रेणी की धातुओं को उनके शुद्ध रूप में प्राप्त होने के समय के साथ तुलना करें तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम लगभग 200 साल पहले शुद्ध तत्व के रूप में प्राप्त हुए, जबकि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जैसे सोना आदि का प्राचीन सभ्यता में भी उपयोग हो रहा था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर उसको क्या कर रहे हैं, हम सक्रियता श्रेणी की धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त के समय के साथ अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाले हैं। वो 200 साल पहले शुद्ध तत्व के रूप में प्राप्त हुए थे। लेकिन जो सोना चांदी है वो भी क्या है, आपको बहुत पहले से ही क्या कर रहे हैं, वो इस्तेमाल होते आ रहे हैं। ठीक है, इन धातुओं का उपयोग में लाने का कारण उनका प्रकृति में तत्व रूप है ना, शुद्ध रूप में पाया जाना है। और ये क्यों है ऐसा, आपका ये जो उपयोग क्यों हो रहा है प्राकृतिक से, क्योंकि वो क्या है, आपका तत्व जो है शुद्ध रूप में पाया जाता है। लोहे को उसके यौगिकों हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से प्राप्त करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमको लोहा चाहिए तो वो क्या है, शुद्ध रूप में नहीं रहता है, वो किस में पाया जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, वो उसमें मिल के रहता है, मिक्स रहता है, तो उसको अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उच्च ताप की आवश्यकता होती है। जब हम दोनों है ना हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को उच्च ताप देते हैं तब वो क्या होता है, आयरन उससे अलग होता है। अतः ईंधन के रूप में लकड़ी के स्थान पर कोयला या कोक का उपयोग कर इसे प्राप्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ईंधन मोस्टली ईंधन को हटा के कौन सा आपका लकड़ी के स्थान पर है ना, लकड़ी के स्थान पे हमने क्या यूज़ किया, कोयला यूज़ किया, कोक यूज़ किया, उच्च ताप दिया, तब जाके हमको क्या मिला, आयरन मिला, लोहा मिला। इतना उच्च ताप भट्टी द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा उच्च ताप देना पड़ता है, तो हम कहाँ से मिल सकता है, हमको भट्टी द्वारा ही मिल सकता है। इस तरह भूपट्टी में उपलब्ध अधिक होने के बाद भी 3500 वर्ष पूर्व ही इसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सका। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो आयरन है वो हमारे भूपट्टी में अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में है, पर फिर भी वो शुद्ध रूप में नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें वो किस रूप में मिलता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में मिलता है, और उसको भी हमें बहुत ज़्यादा उच्च ताप देना पड़ता है, तब वो जाके शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त होता है। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, पारा, जस्ता और टीन ऐसी धातुएं हैं जिन्हें उनके यौगिकों से केवल गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, पारा मतलब मर्क्यूरी, जस्ता यानी जिंक है ना, और टीन, ये ऐसी धातुएं हैं जो क्या है, अपने यौगिक फॉर्म में मिलता है, मतलब ये भी शुद्ध पदार्थ नहीं है, धातु नहीं मिलता है, तो उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे, जब हम उसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। लोहे से अधिक सक्रिय धातुएं सोडियम, पोटेशियम केवल यौगिक के रूप में ही मिलती हैं। ठीक है, और लोहा तो क्या है, सक्रिय है, लेकिन उससे सक्रिय धातु जैसे कि आपका क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, वो भी यौगिक के रूप में ही मिलता है, और वो उसको क्या करना
मतलब कि यौगिक के रूप में ही आपको मिलेगा, जिन्हें रासायनिक रूप से अपचयित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसे हम रासायनिक रूप से क्या कर सकते हैं, अपचयित नहीं कर सकते हैं। आइए देखें कि सक्रियता श्रेणी धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने में कैसे सहायता करती है। ठीक है, तो ये जो कैसे है ये तो हमने देख ही लिया है ना। जो ज़्यादा सक्रिय है वो क्या करेगा, कम सक्रिय वाले को हटा के क्या कर लेता है, उसका प्लेस ले लेता है। और जो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी आपके क्या हैं पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, आपका अम्ल से क्रिया करके कौन सा गैस को निकालते हैं, आपका H2 गैस को निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि जब हम धातु को क्या करेंगे, वायु के साथ दहन करते हैं, जलाते हैं, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो अधिक सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, पोटासियम तथा लिथियम ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से क्रिया करती हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, सोडियम, पोटासियम और क्या है आपका लिथियम, ये सारे क्या हैं बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, तो बहुत जल्दी से क्या करते हैं, ऑक्सीजन से ये क्या कर देती हैं, रिएक्ट कर लेती हैं। खुले में रखने पर ये हवा की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। अगर आप इसे खुले में रख देंगे तो हवा में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसी से वो क्या करेगी, रिएक्ट कर लेती है, अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जैसे कि क्या है आपका सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, इस तरह से क्या करेगी वो ऑक्साइड बनाती है। इसलिए इसका ऑक्सीजन से संपर्क रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसे मिट्टी तेल में रख देते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाती और वो सुरक्षित रहती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ठीक है, अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो अगर वो क्या करेंगे, ऑक्साइड है। ठीक है, सोडियम के ऑक्साइड हो गए, पोटेशियम के ऑक्साइड हो गए, अगर हम उसे क्या करते हैं, जल में घोलते हैं तो वो जो घुल के क्या बनाता है, आपका क्षार बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है सोडियम, ये ऑक्सीजन क्या बना है, सोडियम ऑक्साइड, यहाँ सोडियम ऑक्साइड है, वाटर है, ये क्या बना रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप ये देख सकते हैं कि वो क्या है, आपका क्षार है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इक्वेशन। हम जानते हैं कि कुछ कम सक्रिय धातु जैसे मैग्नीशियम हवा की ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करती है तथा गर्म करने पर सफ़ेद लौ के साथ तेजी से जलती है। ठीक है, हम जानते हैं कि जैसे कि आप क्या है, मैग्नीशियम हो गया है ना, ये तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, जो ज़्यादा सक्रिय है उसके बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन जब हम कम सक्रिय मैग्नीशियम के बारे में करते हैं तो हम देखते हैं कि वो बहुत ही धीरे धीरे से क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। लेकिन गर्म करने पर हम देखते हैं कि वो क्या करती है, सफ़ेद लौ के साथ तेज़ी से जल जाती है। ठीक है, इसी गुण धर्म के कारण मैग्नीशियम का उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि गर्म करने पर सफ़ेद लौ करता है, तो इसीलिए क्या करते हैं, हम आतिशबाजी के लिए हम इस मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे समझने के लिए क्रियाकलाप करेंगे। हम क्या कर लेंगे, मैग्नीशियम का एक रिबन ले लेंगे, अगर उसमें सफ़ेद आपको चीज़ें दिखाई दे रही है तो आप क्या करेंगे, वो HCl में एक बार डुबा देंगे। और ध्यान रहे कि आप HCl में एक बार डुबा के उससे तुरंत ही क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अगर आप उसे बाहर नहीं निकालेंगे तो वो HCl से क्या करने लगेगी, क्रिया करने लग जाएगी। फिर जैसे ही आप उसे बाहर निकालेंगे तो आप उसे क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से उसे सुखा देंगे। सुखाने के बाद आप उसे क्या करेंगे, जलाएंगे। ठीक है, जलाने के बाद क्या करेंगे, जो इसका धुआं निकलेगा है ना, जो उसका धुआं निकलेगा उसमें क्या करेंगे, आप गीले लिटमस पेपर को लेके जाएंगे। एक बार नीला लेके जाएंगे और एक बार क्या करके जाएंगे, लाल लिटमस लेके जाएंगे। ठीक है, तो जब आप लाल वाला लेके जाएंगे तो देखेंगे कि वो क्या है, आपका जो लाल लिटमस है वो किस में चेंज हो जाएगा, नीला में चेंज हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा वो कैसा है, आपका क्षार प्रकृति का है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का है, मतलब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो कौन सा है, आपका क्षार प्रकृति का है। तो यहाँ पर हमने देखा था पोटेशियम है ना, वो क्या करता है, उस ऑक्साइड जो रहता है वो क्षार रहता है। तो वैसे ही मैग्नीशियम का भी क्या जो रहता है, ऑक्साइड रहता है, वो कैसा रहता है, आपका क्षारीय रहता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है अथवा क्षारीय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कौन सा है, प्रकृति क्षारीय है। सामान्य ताप पर जिंक, लेड और एल्यूमिनियम धातुएं भी वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, जो इन धातुओं की सतह पर पतली परत बनाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे सामान्य ताप, नॉर्मल टेम्परेचर में जिंक हो गया, आपका लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो भी ऑक्सीजन से क्या करेंगे, क्रिया करती है और एक पतला सा क्या करती है, परत को बनाती है। ठीक है,
यह परत धातु को और ऑक्सीकरण नहीं होने देती, ऑक्सीकृत नहीं होने देती। अब यहाँ पास ये हो गया, ठीक है, एक पतला सा आपका क्या बन गया, परत बन गया, और ये परत के वजह से क्या होता है, वो इससे और क्रिया नहीं कर पाता ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जिंक है, ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, आपका जिंक ऑक्साइड बना रहा है। ये आपका एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके आपका ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आप देखेंगे कि मोस्टली हम धातु की बात कर रहे हैं, हम हर धातु को नहीं ले रहे हैं, मगर जितने भी धातु आप ज़्यादातर देखेंगे वो क्या होते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जो ऑक्साइड रहता है वो कौन सा रहता है, आपका क्षारीय प्रकृति का रहता है। कुछ ऑक्साइड जैसे कि जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभयधर्मी होते हैं। अभयधर्मी मतलब होते हैं एफोट्रॉपिक, है ना, मतलब कि क्षारीय और अम्ल दोनों बना सकते हैं। अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किससे क्रिया करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, कौन सा, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, जिंक ऑक्साइड और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, कभी भी क्या कर सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं और आपका अम्ल भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आप किससे इसका अभिक्रिया करवा रहे हैं। ये ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लवण तथा पानी बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, वो ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार, है ना, अम्ल के साथ भी क्षार की तरह क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, आपका लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, पानी को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या कर दिया है, HCl है ना, ये क्या आपका एसिड है, अम्ल है, और क्या बना रहे हैं, आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं और यहाँ पर पानी बना रहे हैं। तो देखिए ये एल्यूमिनियम से क्रिया किया, इसलिए वो कौन सा आपका बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और ये क्या कर रहा है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल था आपका, ये क्या है, आपका क्षार है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये फिर से क्या बना रहे हैं, ये लवण है आपका, ये भी लवण है, सोडियम, है ना, एल्यूमिनाइट, और फिर ये क्या है आपका वाटर। तो आप देख सकते हैं लवण और क्या कर रहे हैं, पानी बना रहे हैं, अम्ल के साथ भी क्रिया करके और क्षार के साथ भी क्रिया करके। ठीक है, वैसे ही आपका क्या रहेगा, जिंक आप करोगे, इसके जगह आप जिंक क्या करोगे, ऑक्साइड को भी करोगे, तो वो भी क्या करेगा, आपका लवण और पानी को बनाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉपर को आप जला नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसमें कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। तथा सोना धातुएं उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, और जो सोना है धातु है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, जो सोना है वो उसको आप बहुत ज़्यादा गर्म भी करेंगे, फिर भी वो क्या होता है, उसमें भी ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होती और वो क्या करता है, आपका ऑक्साइड नहीं बनाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। ये सारे क्या आपके एक्सेप्शंस हैं। प्रश्न, ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है, हवा में खुला छोड़ने पर धातुओं की चमक कम क्यों हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एक परत बन जाता है, जिसकी वजह से वो जो चमक है वो हट जाती है। सोना और प्लैटिनम का उपयोग गहने बनाने में क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं करती है, क्रिया ही नहीं करती तो परत ही नहीं बनाती है, परत नहीं बनाएगी, जो उसकी चमक है वो बहुत समय तक क्या रहती है, चलती रहती है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, गहनों में बनाने में उपयोग में लाया जाता है। लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं लेड को ऑक्सीजन से हम करेंगे तो क्या बनाएगा, आपका लेड ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम का हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर वही हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का क्या करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।